52। आदित्य और शारदा अब दोनों मृणाली की तरफ देख रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो किसी भी मोमेंट पर अपना डिसीजन सुना सकती है। पिछले 7 दिनों में अगर उन दोनों के बीच में इंटीमेसी बढ़ी है, तब भी मृणाली ने कभी भी आदित्य को अपने मुंह से ये नहीं कहा है कि वो उससे प्यार करती है। आदित्य बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि जब पिछली बार शारदा ने मृणाली की शादी जबरदस्ती कराई थी, तो क्या इस बार भी मृणाली आदित्य के साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोचेगी या नहीं। उसने बस उसकी आंखों में इस चीज को ही देखा है। पर आज मृणाली के पास ये डिसीजन है कि वो या तो अपना प्यार बयां कर सकती है या फिर सब कुछ खत्म कर सकती है। उसे इस बात को जानने के लिए बस इंतजार करना था। वहीं दूसरी ओर मृणाली के मन में यह चल रहा था कि आखिर जिस मोमेंट का वो इंतजार कर रही थी वो उसके सामने आ ही गया। भले ही आदित्य ने उसे ये नहीं कहा हो कि वो उसे प्यार करता है, पर अगर वो अब भी उससे शादी करना चाहता है तो फिर इसका यही मीनिंग है कि वो मृणाली के साथ ही अपनी जिंदगी को कंप्लीट देखता है। वो पलटी और उसने एक बार फिर आदित्य की आंखों में देखा और उसे बस आदित्य का वही प्यार दिख रहा था जो पिछले 7 दिनों से वो महसूस कर रही थी। उसने फिर तुरंत ही शारदा की तरफ देखा और उससे पूछा, माँ, क्या मैं अपना डिसीजन सुनाने से पहले कुछ कह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल मृणाली, तुम्हें जो कहना हो कहो। तुम्हें आदित्य से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही बैठी हूँ, शारदा ने कहा और उसके चेहरे पर एक विलनेस स्माइल आ गई। उसने सोच लिया था कि अगर मृणाली कुछ कहना चाहती है तो वो आदित्य के खिलाफ ही होगा। उसने सोचा कि जब मृणाली आदित्य से शादी के लिए मना कर देगी, तब वो आदित्य को बहला फुसलाकर अपनी तरफ कर लेगी और मृणाली से नफरत करने पर मजबूर कर देगी, जिसकी वजह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो यही बात सोच रही थी कि तभी मृणाली ने आगे कहा, माँ, मैं आदित्य से वैसे भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि पिछले 7 दिनों से हम अच्छे से रह रहे हैं और मुझे डर तो बस आपसे लगता है। 7 दिनों से मतलब? शारदा ने हैरान होकर पूछा। तब मृणाली ने एक स्माइल के साथ उसे कहा, मतलब वही माँ जो आप सोच रही हैं। आपने जिस दिन मुझे अपनी डील के बारे में बताया था, उसके एक दिन पहले ही आदित्य घर वापस आ चुका था। उसके बाद पिछले 7 दिनों से हम एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपने जो मुझे 3 दिन की छुट्टी दी थी, उसमें मैंने आदित्य के साथ मूवी देखी, हम डेट पर भी गए और फिर रात को डिनर भी किया। मुझे पहली बार अपनी लाइफ में आपका डिसीजन सही लगा, क्योंकि आपने आदित्य को मुझसे दूर करके हम दोनों को और भी पास कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं अब आपके इशारों पर नहीं नाचूंगी। शारदा को मृणाली की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसका चेहरा लाल होने लगा, लेकिन वो कुछ कहती उसके पहले ही मृणाली ने आगे कहा, अब गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। मुझे आपके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप परमिशन नहीं दोगी तो मैं आदित्य से शादी नहीं करूंगी। वो तो बस इसकी डिसेंसी है कि इसने आकर आपसे पूछा और मैं यहाँ पर बैठकर आपको अपना डिसीजन सुना रही हूँ। मैं तो अपना मन 8 दिन पहले ही बना चुकी थी कि अगर किसी भी कंडीशन में आदित्य मुझसे शादी के लिए पूछता है तो मैं उसे हाँ ही करूंगी। अगर मेरे पास आज ये चॉइस है कि मैं आपको चुनूं या आदित्य को, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 1000 बार आदित्य को चुनने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर मृणाली ने आदित्य की तरफ देखा और वो स्माइल करने लगी। आदित्य उसे देखकर यही सोच रहा था कि आज उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मृणाली ने इस तरीके से दिया है। उसने मृणाली की तरफ हाथ बढ़ाया और मृणाली ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ये सीन देखकर शारदा को बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर कहा, तुमने अपने रंग दिखा ही दिए ना। आखिर सौतेले सौतेले ही होते हैं। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दी और तुम मेरे और इस घटिया इंसान के बीच में इसे चूज कर रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी, पर शायद ये मेरी ही सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हारे गिरगिट जैसे रंग बदलने की हरकत को बचपन से नहीं देखा। बहुत बार बोला था मैंने तुम्हारे पापा को कि बिना माँ की बेटी एक दिन घर बर्बाद कर देगी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सालों बाद इस तरीके से मेरे सामने अपनी जुबान चलाओगी। तुम्हारी जगह अगर देविका होती तो शायद वो ये कभी नहीं करती।
पर मैं देविका नहीं हूं माँ। आपने बचपन से यही तो मुझे बताया है। हर बार उसे आगे रखना और मुझे पीछे धकेलना ही तो आपको अच्छा लगता था। अब देखिए, जब मैं अपने पांव पर खड़ी होकर यहाँ बैठी हूँ, तब भी आपको यही लग रहा है कि देविका ही बेहतर है। तो ठीक है, आप देविका के साथ ही अपनी कंपनी चला लीजिए और मैं और आदित्य यहाँ से चले जाते हैं, मृणाली ने कहा। और फिर वो खड़ी होकर आदित्य का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगी। लेकिन तभी शारदा अपनी जगह खड़ी हुई और उसने फिर से चिल्लाकर कहा, मुझे सब पता है जो चाल तुम चल रही हो। अगर तुम और ये यहाँ से बाहर गए तो फिर से डील कैंसिल हो जाएगी। तुम्हें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत पड़ेगा और तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती हो। 25 साल के बिजनेस में तुम्हारे जैसे बहुत चालाक इंसान देखकर यहाँ तक पहुंची हूँ। सब समझती हूँ मैं। शारदा की बात सुनकर मृणाली पलटी और उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी, क्योंकि उसके मन में एग्जैक्ट यही बात चल रही थी जो शारदा ने उससे कही थी। उसे पता था कि शारदा हर बार उसकी मजबूरी का फायदा उठाती है, लेकिन आज पहली बार वो खुद मजबूर है और मृणाली उसका भरपूर फायदा उठाएगी। उसे शारदा को परेशान देखकर अंदर से बहुत मजा आ रहा था और फिर उसने उसी स्माइल के साथ कहा, अब अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट की जॉब करनी है और आदित्य को पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट को वापस ज्वाइन करना है। आप कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। तुम इस बात का ध्यान रखना मृणाली, एक दिन पासा जरूर पलटेगा और तब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, शारदा ने उसी गुस्से में कहा। मृणाली ने सोचा कि जब तक वो एक दिन नहीं आ जाता तब तक यहाँ पर खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है, और वो कैबिन का गेट खोलकर आदित्य के साथ बाहर निकल गई। फिर मृणाली आदित्य को अपने कैबिन में ले गई, जहां पर देविका उन दोनों का इंतजार कर रही थी। उन दोनों के अंदर आते ही देविका ने मृणाली से पूछा, क्या हो गया दीदी? मुझे माँ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? फिर मृणाली ने देविका को अभी हुई सारी बात बता दी, जिसको सुनने के बाद देविका का चेहरा थोड़ा सा फीका पड़ गया। उसे ऐसा देखकर मृणाली ने कहा, आई एम सॉरी देविका, अगर मैंने उनसे कुछ गलत कह दिया हो तो। मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारी माँ है और तुम समझ सकती हो कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, और मैंने सारी बातें गुस्से में उनसे कही हैं। तुम मेरी वजह से परेशान मत रहो। नहीं दीदी, मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अगर माँ ने ये चीज डिसाइड कर दी है कि वो आपके साथ कुछ गलत करेंगी तो वो क्या हो सकता है। देविका का सवाल सुनकर मृणाली सोचने लगी और तब आदित्य ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो देविका, जब तक मैं और मृणाली साथ में हैं तब तक कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, फिर चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो। जब तक वो मुझसे लड़ नहीं लेता तब तक वो मृणाली तक पहुंच भी नहीं पाएगा। अगर तुम्हें चिंता करनी है तो इस बात की करो कि हम दोनों की शादी अब कब और कहां होगी। आदित्य की बात सुनकर देविका और मृणाली दोनों उसे देखने लगी। उन दोनों को समझ आ गया कि आदित्य सारी चिंताएं छोड़ चुका है, क्योंकि उसे मृणाली अपनी जिंदगी में वापस मिल चुकी है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। उन तीनों ने बहुत देर तक वहां पर बैठकर बात की और अल्टीमेटली यही डिसाइड हुआ कि थोड़े दिनों बाद मृणाली और आदित्य की शादी एक अच्छा मुहूर्त देखकर मंदिर में करेंगे, और इस बार शादी में सिर्फ उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं होगा, ताकि यह खतरा कभी भी नहीं रहे कि कोई उन्हें आकर इस बात से धमकी दे सके। जब ये डिसाइड हो गया, उसके बाद आदित्य और देविका मृणाली को अपने कैबिन में छोड़कर पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की तरफ चले गए। इस बार भी लिफ्ट में आदित्य और देविका दोनों अकेले थे, लेकिन अब उनके बीच में कोई साइलेंस नहीं था, बल्कि दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। देविका बार बार आदित्य को जीजू कहकर चिढ़ा रही थी और आदित्य उसे कह रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने ऑफिस में सुन लिया तो फिर बवाल हो जाएगा। फिर थोड़ी देर मस्ती करने के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो दोनों पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगे। तभी आदित्य को कॉरिडोर में पीछे से किसी ने आवाज लगाई, हे आदित्य। आदित्य पलटा और उसने देखा कि रिसेप्शन के वहां पर सुशील खड़ा हुआ है, जो अब उनकी तरफ आ रहा था। देविका ने जब सुशील को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसे समझ में आ गया कि वो उससे फ्लर्ट करेगा, और इसलिए वो जल्दी में वहां से निकल गई। सुशील आदित्य के पास आया और तब आदित्य ने उसका हाथ नोटिस किया। अंगूठे की जगह पर एक पट्टी बंधी हुई थी और उसकी उंगली में एक अंगूठी थी जिस पर सूर्यकांत मणि लगा हुआ था। आदित्य को पता था कि यह मणि किसी भी बुरी चीज को अपने से दूर रखने के लिए ही पहनी जाती है। फिर उसने सुशील का चेहरा देखा, जो पहली बार आदित्य को देखकर स्माइल कर रहा था,
और फिर उसने उसी स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था, बहुत दिन हो गए तुम दिखे नहीं। उस दिन के लिए मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोल पाया था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार विजिट करके तुम्हें पर्सनली थैंक्स बोल दूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है सुशील। जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे बीच में सब सॉर्टेड है और मैं इसी चीज से खुश हूं। हाँ, बट फिर भी मैं आए दिन यहाँ से जब भी गुजरता तब तुम्हारे बारे में पूछता था कि क्या आदित्य शंकर वापस आ गया है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से शायद तुम गायब ही हो गए थे। मैं जब भी आता था तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती थी कि तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट के सन इन लॉ होते हुए भी पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में क्यों काम करते हो। जैसे तुम्हारी वाइफ प्रेसिडेंट वाली पोस्ट पर है और तुम्हारी साली डिपार्टमेंट हेड है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी किसी डिपार्टमेंट का हेड होना चाहिए। सुशील का सवाल सुनकर आदित्य को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे याद था कि अनामिका के अलावा किसी को भी ये नहीं पता है कि आदित्य और मृणाली शादीशुदा हैं और वो शारदा का दामाद है। तो फिर सुशील को इतनी इंफॉर्मेशन कहां से मिली? आखिर इसका क्या मतलब है? आदित्य ने सोचा कि अब उसे ये पता लगाना ही होगा। Thanks for hearing. Now to 83 will come.